मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। 24 साल का उत्तराखंड हो जाएगा कल, यानी 9 नवंबर को 2000 में अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, और इस उम्मीद के साथ कि पहाड़ का विकास होगा। 24 साल बाद भी कई सवाल यहां पर बरकरार है। सवाल ये है कि जिस चीज को लेकर और जिन मुद्दों को लेकर अलग राज्य का गठन हुआ था, क्या वो पूरा हो पाया है? जो आंदोलनकारियों ने सपना देखा था उत्तराखंड को लेकर, क्या वो सपना पूरा हो पाया है? कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। वो सवाल हम आपको एक बार दिखा देते हैं और समझने की हम यही कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो सपना पूरा हुआ है आंदोलनकारियों का? 24 साल में आखिर प्रदेश का कितना बदला है रंग? आखिर किस तरह से उत्तराखंड में कामकाज हुआ? कितना कामकाज होना चाहिए था? क्योंकि कई मुद्दों पर अगर अभी भी गौर करें तो यकीनन यहां सवाल खड़े होते हैं, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हम बात कर लें, सड़क को लेकर हम बात कर लें, या फिर पहाड़ के पूरी तरीके से विकास को लेकर हम बात कर लें। सवाल लगातार बरकरार है और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमानों से इंट्रोडक्शन पहले आपका यहां पर करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं और बीजेपी से हमारे साथ यहां पर सत्यवीर चौहान जी चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत। सत्यवीर जी, आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 24 साल का उत्तराखंड और सवाल अभी भी बरकरार है। अगर पहाड़ का रुख करते हैं तो दर्द छिपे हैं लोगों के सीने में, और जब भी वो उनसे बात करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे बड़ों ने, जो हमारे परिवार के सदस्यों ने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब तक वो सपना पूरा नहीं हो पाया है। क्या वजह आप देखते हैं? रीना जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और भारतीय राजनीति में जिन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी है, ऐसे हम सभी के मार्गदर्शक आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका सानिध्य हमको लगातार मिलता रहे। और इसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे अवसर मिला आपके चैनल के माध्यम से उन तक शुभकामनाएं पहुंचाने का भी। आपने कहा कि राज्य गठन को 24 वर्ष पूरे हो गए हैं, 25वां स्थापना दिवस शुरू होने वाला है। उत्तराखंड ने क्या पाया और क्या खोया? आज अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ने बहुत कुछ प्रगति हासिल की है। अगर आप उत्तराखंड को, अगर मैं कोट भी करना चाहूँ, देवभूमि उत्तराखंड के नाम से इसको जाना जाता है। आज आप देखें कि हमारे जो चारों धाम है, जिसकी यात्रा तीन धामों की यात्रा हमारी संपन्न हो चुकी है, चौथे की हमारी यात्रा भी बद्रीनाथ की रही हुई है।
अभी देख सकते हो कि आपके 46 लाख से अधिक दर्शनार्थी अभी तक दर्शन करके जा चुके हैं और किसी प्रकार की भी आपको ये देखने को नहीं मिला कि कहीं से किसी भी दर्शनार्थी ने कहा हो कि यात्रा में किसी प्रकार की दिक्कत है। वैसे यात्रा बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में होती है, इतनी आसान नहीं है। भूल रहे हैं सत्यवीर जी आप? हाँ, वो कांग्रेस ने करी थी, वो कांग्रेस ने समापन होते होते शायद मुझे लग रहा है कि आप भूल गए। कांग्रेस ने वो करी थी, वो कांग्रेस ने करी थी, वो सफल नहीं हो पाए उसमें। और वो उन्होंने कहा था कि 5 लाख का आंकड़ा हुआ था उस समय, वो 5 लाख का आंकड़ा शाबाशी देना चाहेंगे सीएम धामी को कि उन्होंने समय रहते मोर्चा संभाला, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि यात्रा में काफी खामियां अनियमितताएं पाई गई थी। कोई किसी प्रकार की खामियां नहीं है। 46 लाख से अधिक दर्शनार्थी दर्शन करके जा चुके हैं और यही नहीं, आपदा आई यानी भयंकर आपदा आई, उसके बाद देख लीजिए केदारनाथ में 10 लाख। सुन लीजिए अच्छा, मतलब काउंटर करूं तो मैं सुन लूं आपकी बात, क्या बात कर रहे हैं सर? डिबेट करने के लिए बैठे हैं ना। प्रश्न कर लेना, अपने प्रश्न कर लेना, आप अपने प्रश्न कर लेना, मैं आपको मना नहीं करना, आपको जो भी प्रश्न करना है, जिस प्रकार के प्रश्न करने हैं कर लेना। आप थोड़ा सा मैं बोल लेता हूँ। उस समय बोल रहे हैं, रोकूंगी सर आपको। 2024 में जब आपदा आती है, केवल 10 लाख लोगों ने दर्शन किए थे। उसके बाद जब यह भी कपाट बंद होते हैं तो लोगों ने दर्शन किए। मतलब कि हमने इतना अच्छा वहां पर प्रबंधन किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रबंधन पहले करके रखा हुआ था कि वहां उसके बाद 6 लाख से अधिक लोगों ने वहां पे दर्शन किए। अच्छा, 2023 का आंकड़ा तो दे दीजिए सत्यवीर जी। 2023 में क्या आंकड़ा था यात्रियों का? कितनी संख्या में यात्री पहुंचे थे चारधाम पर? 2023 में अगर आप यात्रियों का आंकड़ा पूछे 56 लाख से अधिक यात्री गए थे। और पहली बार तुंगनाथ, जो सबसे ऊंचाई पर जो तुंगनाथ है, वहां पर पहली बार 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी वहां पर गए थे दर्शन करने। ये हमारी इस बार अभी यात्रा संपन्न होने दीजिए आप, अभी यात्रा चल रही है, अभी बद्रीनाथ के कपाट बंद नहीं है। जब कपाट बंद हो जाए तो सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा क्षण पे, उसमें तो कोई विषय नहीं है। और जहां तक ये 4 धामों की बात करी, 4 धाम में दुर्गम हमारी ये यात्रा होती है, बहुत कठिन यात्रा होती है। हमारी सरकार ने यमुनोत्री के लिए भी और केदारनाथ के लिए भी और हेमकुंड के लिए भी रोपवे की अनुमति दी है। वैसे तो यमुनोत्री के रोपवे की अनुमति जो हमारी सरकार थी, आदरणीय उस समय निशंक जी मुख्यमंत्री होते थे, उस समय अनुमति मिल गई थी। सत्ता परिवार कांग्रेस की उस समय सरकार थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसको कैंसिल कराने का काम किया। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से दोबारा से केंद्र ने हमको अनुमति दी है और उसका कार्य गतिमान है। और यही नहीं, हमारे कुमाऊं के जितने भी मंदिर है, उन सभी मंदिरों को एक रूपता में लाने के लिए, उनके पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्विकास के लिए, उसके लिए मंदिर माला मानस खंड परियोजना के अंतर्गत काम हो रहा है। ये मैंने मोटा आपको धार्मिक क्षेत्र के लिए इसलिए बताया कि देवभूमि उत्तराखंड के नाम से हम जानते हैं। यही नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि 24 वर्षों में उत्तराखंड ने क्या पाया है। हमने भारत की सबसे बड़ी परियोजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सबसे बड़ी परियोजना की बात ही नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसका अधिकांश भाग पहाड़ों के अंदर से जा रहा है। आप ये देखिए कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को, जो एक उत्तराखंड इतना कमजोर उत्तराखंड हुआ करता था, जिस आर्थिक ढांचा इतना कमजोर हुआ करता था, आज इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं के माध्यम से काम कर रहा है। और ऊर्जा के क्षेत्र में तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 60 के दशकों से लटकी परियोजनाएं थी जिसके ऊपर हमारी सरकार ने काम किया। मैं देहरादून जिले के अंदर बैठ के अभी चर्चा भी कर रहा हूं आपके साथ, तो यहाँ पर चाहे लोहारी बांध हो, चाहे लखवाड़ बांध हो, चाहे हमारे समर डैम हो, चाहे मोरी नेटवर्क जैसी परियोजना, छोटी परियोजना थी, उसको हमें अनुमति नहीं मिल रही थी। इसी के साथ 18 से अधिक ऐसी परियोजना थी जिसकी हमें अनुमति नहीं मिल रही थी। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 12 से अधिक परियोजनाओं पे केंद्र सरकार के साथ बैठ के उसकी अनुमति प्राप्त की है। उसमें से लोहारी बांध ऐसी एक परियोजना है जो कंप्लीट होकर तैयार हो गई है, जहां पर कि वो हमें तो प्रकाशित कर ही रहा है आर्थिक रूप से, अन्य प्रदेशों को भी कर रहा है, वहां से जो जल संचय है, यानी कि आपके हिसाब से तो पूरे पहाड़ का विकास हो चुका है। आपके चश्मे से अगर देखा जाए तो कहीं पर कोई खामियां नहीं, कहीं पर कोई अनियमितता नहीं है, उत्तराखंड ने पाया है, कुछ खोया नहीं है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ा रही हूं। गजेंद्र रावत जी, 24 साल का उत्तराखंड, इस पूरे सफर को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप लंबे समय से तमाम मुद्दों को आप लोग कवर करते रहे हैं, क्या कुछ आपने बदलते देखा है उत्तराखंड में? इस उत्तराखंड को आज अगर 24 साल बाद मैं एनालाइज करूं तो मैं देखता हूं कि स्वामी से लेकर धामी तक जो बात है, जो एक बहुत मतलब जो स्पष्ट चीज है, वो पहले दिन जो अस्थिरता इस स्टेट के अंदर तैयार की गई थी, और जब 9 नवंबर की रात को 12:01 पर जब स्वामी को शपथ दिलाई गई पहले मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसी दिन इस बात का खाका बुलाया गया था
नित्यानंद स्वामी को कुर्सी से कब हटाना है, और वो उसमें सफल भी रहे। उनको कुछ महीनों बाद ही हटा दिया गया। उसके बाद वो हटाने का था, वो हमने बाद में खंडूरी को हटाने के रूप में देखा, हमने विजय बगड़ा को हटाने के रूप में देखा, वो हमने निशंक को हटाने के रूप में देखा, त्रिवेंद्र सिंह रावत हटाए गए, तीरथ सिंह रावत हटाए गए। और धामी जी के बारे में भी आप यथा कथा सुनते रहते हैं कि भाई ये सब चीजें कभी भी कुछ हो सकता है, तमाम तरह की बातें हैं। ये तो इस प्रदेश का सबसे बड़ा मतलब जो ड्रॉबैक मैं मानता हूं कि स्थिर सरकारें नहीं मिल पाई, और प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बावजूद इनकी सरकारें नहीं टिक पाई। आज ये मुख्यमंत्री का दूसरा मुख्यमंत्री, परसों तीसरा मुख्यमंत्री, मतलब ऐसा संदेश रहा इस प्रदेश में है कि भाई मुख्यमंत्री बनाने की रेस चल रही है, वो इस प्रदेश के लिए बेहद घातक रही। और जो जब हम उपलब्धियों की बात करते हैं तो ये दुर्भाग्य से इसके 2 राज्य था और झारखंड बना था। उन प्रदेशों की राजधानी है, तो उत्तराखंड की आज कोई राजधानी नहीं। ये राजधानी के नाम पर कह रहे देहरादून में है, फिर कह रहे रायपुर में बना रहे हैं, फिर तीसरी कहते हैं कि हम जो है गैरसैंण में बना रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि अस्थायी राजधानी कौन सी। आज भी वो अस्थायी वाली व्यवस्था चल रही है, ये बेहद घातक है और बहुत ही खराब है। इस सालों के भीतर जो सेटअप हुई है वो इन ने, ये जो मंत्री बने, जो विधायक बने, जो गांव के प्रधान, इनमें से जो तकरीबन 100 तो ऐसे लोग हैं जो शायद गांव के प्रधान भी नहीं बनते, लेकिन अब जो हमारे 44 लोग थे उन्होंने अपना खून बहाया, राज्य बनाया, राज्य का अपना सचिवालय बना, विधानसभा बना, भारत किया कोई उत्तराखंड के आदमी की। ये आज से कहा जा रहा है कि ये सचिवालय में नहीं आ सकता उत्तराखंड का आदमी, इसको भगाने की तैयारी करो। अगर कोई अपनी बात वहां रखने आ रहा है तो बाकायदा घोषणा की जा रही है कि ऐसे यहाँ पर जो है आम आदमी सचिवालय में ना आए, इसका इंतजाम करो। आज भी उस सचिवालय के भीतर उत्तराखंड का आदमी को पास नहीं है मैडम। जब तक अंदर से जिस साहब के पास जाना है उसने हाँ नहीं कहा तो कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, सचिवालय के अंदर कोई पास जारी नहीं हो सकता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देहरादून के अंदर एक नई कॉलोनी बनाई गई, डिफेंस कॉलोनी, हालांकि वो पहले से थी, लेकिन आज वो डिफेंस कॉलोनी इसलिए जानी जाती है, वहां पुष्कर सिंह धामी का एक भव्य मकान बन रहा है, वहां बगल में जो है त्रिवेंद्र सिंह का दूसरा मकान है, और आगे आप जाएंगे तो भगत सिंह कोश्यारी दिखाई देंगे, कुछ और आगे जाएंगे तो वहां पे तीरथ सिंह से लेकर यशपाल आर्य से लेकर सुबोध उनियाल, अरक सिंह रावत ऐसा दिखाई देगा कि जो कुछ है। तो आज के अखबार में हमने यही कारण है कि गजेंद्र रावत जी, बीजेपी के विधायक खुद विनोद चमोली ने यह आरोप लगाया है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से राज्य के विकास को तो प्राथमिकता दी नहीं गई है। नेताओं ने और सत्ता पक्ष के लोगों ने सिर्फ अपना विकास किया है, अपनी जेब भरने का काम किया है। आज के अखबार में खबर छपी मैडम, जब एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंची तो एक हमारी बहन की डिलीवरी जंगल में हो गई। कितनी शर्म की बात है। 24 साल के उत्तराखंड में आप बताइए किसी मंत्री का, किसी विधायक का, किसी मुख्यमंत्री इनकी पत्नी की डिलीवरी क्यों नहीं सड़कों में, ये क्यों नहीं मर रहे सड़कों में। आज भी आज उत्तराखंड का जो आम नागरिक है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इतना परेशान है, इतना बदहाल है। इतनी बड़ी खबर छप रही है, अभी इतनी बड़ी दुर्घटना आपने अपने सामने देखी, और फिर आपने देखा कि जिस हेली सर्विस का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया वो हेलीकॉप्टर ही नहीं उड़ा, हमारे लोग मारे गए। ये वो सवाल है जिन पर अगर आज भी हम चिंता नहीं करेंगे, आज भी अगर हम उन पर बहस नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि मैं सिर्फ देहरादून में बसने के लिए। ठीक है, सत्यवीर जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। सत्यवीर जी आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले अभिषेक भंडारी जी भी हमारे साथ कांग्रेस से चर्चा में जुड़ गए हैं। स्वागत है अभिषेक जी आपका, देरी से आप जुड़े, लेकिन आज हम 24 साल के हो गए उत्तराखंड को लेकर बात कर रहे हैं। कल 24 साल का पूरा हो जाएगा ये उत्तराखंड। क्या कुछ बदलते देखा है, किस तरह से कामकाज हुआ है? हालांकि अगर हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि इससे पहले चारधाम यात्रा में अनियमितताओं को लेकर बातचीत की गई थी, तब सत्यवीर चौहान ने सीधे तौर पर यह कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को हवा देने का काम किया था, अनियमितता और खामियां तो कहीं भी नहीं थी। जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। मैं ज्यादा सत्यवीर भाई की बातों पे ज्यादा तोड़ नहीं देना चाहूंगा, और अभी बड़े भाई गजेंद्र रावत जी कुछ अपनी बातों को बता रहे थे। आज हमारा 25वां माने स्थापना दिवस होने को है, ठीक है? मेरी आवाज क्लियर आ रही मैम? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी मैम, तो मैं ये बता रहा हूं कि क्या हमने क्या खोया और क्या पाया। वाकई में
मुख्यमंत्री बदल गए, सरकारें बदल गई, नेता बदल गए, कई नेता इधर से उधर हो गए, कई उधर से इधर हो गए। व्यवस्था के नाम पे आज ये सुनने में आ रहा है, अगर कोई हम सचिवालय या विधानसभा या तहसील डीएम के पास जाएंगे तो हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। डीएम चाहेगा तो हमें अपॉइंटमेंट देगा। और मैं डीएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक प्रशासन और एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि कल हमारे एक सहयोगी थे, तो उनपे एक बड़े अधिकारी ने बहुत सारे केस दर्ज कर दिए। तो आप बताइए हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हमने उत्तराखंड की मांग इसीलिए करी थी? उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूं, आप भी शामिल हो सकते हैं, आम जन शामिल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप हमारे आदमियों को क्या झूठे मुकदमे में फंसा के डरा दोगे क्या? लेकिन हम इस 24 साल की सफर की बात करते हैं अभिषेक जी, तो मौका आप लोगों को भी मिला काम करने का, तो अपने कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? मैं अपने कार्यकाल को, चलो आप सन 2002 से माननीय तिवारी जी हमारे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2009 में सरकार बदली और यहां पे हमारे 2012 में दोबारा बोगना जी आए, उसके बाद हरीश रावत जी आए। मैं अपना कार्यकाल बता रहा हूं, अपने कांग्रेस का कार्यकाल बता रहा हूं। तो आज भी तिवारी जी का जो कार्यकाल रहा, स्वर्णिम कार्यकाल रहा। माननीय विजय बोगना जी किसी कारणवश हटाए गए, लेकिन उसके बाद केदारनाथ आपदा को जिस तरह से हरीश रावत जी ने चहुमुखी विकास से आगे बढ़ाया, आज भी बीजेपी की, भाजपा की सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सिर्फ अपने नाम बोर्ड, अपने उपलब्धियां गिनाने पे लगी हुई। धरातल पे आप जाओगे कोई काम नहीं हो रहा है। आप केदारनाथ विधानसभा में जाओ, जरूर आज वहां पे उपचुनाव होने को है, भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वहां पे ऊखीमठ में, हमारी ऊखीमठ तहसील है, वहां को 0 जोन घोषित कर दिया गया है। क्या कारण है हमारा 0 जोन? सत्यवीर जी, मैं आपके पास आती हूँ, आप क्योंकि जवाब देना चाह रहे थे, ठीक है? मैं अपनी बात को थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ। 20 सेकंड और दीजिए मेरे को। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का अगस्त्यमुनि का दौरा था। अगस्त्यमुनि के बगल से एक पठालीधार डडोली बसुकेदार मोटर मार्ग जाती है, जो चार धाम यात्रा के समय पे जब हमारा बहुत बड़ा बरसात की वजह से ये 4 धाम यात्रा बंद हो जाती है, तो ये वैकल्पिक मार्ग है। आज भी देखोगे हर साल इस वैकल्पिक मार्ग को बनाते सारे थक गए, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। ठीक है, आपकी इसी बात को आगे मैं बढ़ा रही हूँ अभिषेक जी, और ये सवाल लेकर जा रही हूँ मैं सत्यवीर जी के पास। सत्यवीर जी, आप जवाब देना चाह रहे थे गजेंद्र रावत जी की बातों का, उसका जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ सवाल ये भी है कि उत्तराखंड में अगर पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें, कई जगह ऐसे, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि 1 साल पहले भी जहां पर मलबा आ गया था, भूस्खलन हुआ था, वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। अगर वहां से कोई गाड़ी गुजरती है तो यकीनन हादसा हो सकता है। 1 साल पहले वहां पर यह इंसिडेंट हुआ था, लेकिन अभी तक वहां पर सड़क नहीं बन पाई है, और यह हाल तब है जब पैसा भी रिलीज कर दिया गया है वहां सड़क बनाने के लिए, लेकिन यह पूरा मामला जो है उलझा हुआ नजर आ रहा है विभागों के बीच में। रीना जी, सर्वप्रथम तो मैं गजेंद्र जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। क्या उन्होंने स्वास्थ्य के विषयों पे, महिलाओं के विषयों पे बात करी है। वैसे तो इस 24 वर्ष के कालखंड में महिलाओं को सशक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और खास करके उत्तराखंड की विधान पहली बार भी महिला के रूप में देखी, और उत्तराखंड ने पहली बार मुख्य सचिव भी हमारी सरकार में ही देखी। और जहां तक इन्होंने जच्चा बच्चा की बात करी है, तो मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं, आप सरकार से इस आंकड़ों को ले सकते हैं। हमारे समय पे 108 सेवा प्रारंभ हुई थी, जब आदरणीय, जहां तक मुझे याद है कि निशंक जी मुख्यमंत्री थे उस समय, और उस समय इस सेवा को लॉन्च किया गया था। हमारे समय, जब तक हमारी सरकार 2012 तक थी, तो बहुत अच्छे सुचारू रूप से इसने सेवाएं दी, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आई। कांग्रेस के समय का कालखंड आप उठा के देख लीजिए, उस समय
ना तो गाड़ी में तेल देने के लिए पैसा था, ना ही उस समय के जो कर्मचारी थे उनको देने के लिए पैसा था। और हमारे कालखंड के और अभी तक का जो मैं अभी बता रहा हूं, जो आज तक का बता रहा हूं, 8 लाख सिख जच्चा बच्चा की जान बचाने का काम केवल सरकार ने इस जम से किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, यही नहीं, जच्चा बच्चा को छोड़िए, उसके साथ साथ अन्य जो बीमारियों में ग्रसित थे या जिसने किसी ने इसका आवश्यकता पड़ी, उसके लिए उसको लेने भी गई हमारे समय में किसी भी प्रकार की कोई भी साइक आपको एक बार देखने को नहीं मिलेगी, ना तनख्वाह के लिए, ना गाड़ियों के कभी चक्के जाऊंगे कि इसमें तेल डालने के लिए पैसा नहीं है। हमारे समय पे चाहे पहले के कार्यकाल में चाहे इसके कार्यकाल में, और एक संस्कृति और बदली उत्तराखंड की रीना जी, ये 2017 से पहले देख लीजिए, यहाँ पर बैसाखियों वाली सरकार हुआ करती थी, जहां पर आप समझ सकते कि बैसाखी वाली सरकार किस प्रकार करती थी। 2017 में इस प्रदेश की महान जनता ने यहाँ की संस्कृति को बदलने का काम किया, और ये तय होता है कि 5 सालों में कितने हमने उनके मुताबिक काम किया कि नहीं, हम अपने बातों पे या संकल्पों पे रहे कि नहीं। सरकार इतनी होती है, और आप देख लीजिए कि 2022 में बहुमत की सरकार गजेंद्र रावत जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, उनकी बात को जल्दी से सुन लेते हैं। सत्यवीर जी, अभी तो मैंने स्वास्थ्य सेवा पे शुरू ही किया बोलना। 14 अरब से अधिक पैसा हमने अटल आयुष्मान में अभी तक खर्च कर चुके हैं, और इसी के साथ मिशन इंद्रधनुष में बच्चा की देखरेख हो रही है। इसी के साथ हमने 2 मेडिकल कॉलेज और 2 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में मेडिकल कॉलेज बनने को तैयार है। यहाँ पे देहरादून के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज बना है, जो वो बनाने का काम किया, कोऑर्डिनेशन हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल बनाने का काम किया, विकास नगर विधानसभा में 18 करोड़ से तभी तो हम कह रहे हैं ना कि उत्तराखंड में अब कुछ काम बचा ही नहीं है। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं तो पूरा विकास पहाड़ का हो चुका है। गजेंद्र रावत जी क्या कहना चाह रहे हैं? पहाड़ का एक लाइन में बता देना चाहता हूँ, नीति माना तक जहाँ तक हमारी चीन से सीमा लगती है। अच्छा ठीक है सत्यवीर जी, रुक जाइए ना सर, दूसरों को भी सुन लेते हैं। ठीक है गजेंद्र रावत जी, रखिएगा अपनी बात। चौहान जी कह रहे थे कि भाई एम्बुलेंस सर्विस बहुत बढ़िया है, और परसों के अखबार में छपी हुई है कि जब वो बस गिरी 36 लोग मारे गए तो रास्ते में एम्बुलेंस को रोका गया, उसके परिवार के लोगों से 1500 रुपए मांगे गए, और तब तक वो आदमी जो घायल था उसको बिठाया गया। एक बात और चौहान साहब ने कही कि भैया जो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, उससे पहले लूली रंगड़ी बैसाखी वाली सरकारें थी, और जब 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार आई तो इन्होंने ये नहीं बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया, इन्होंने ये नहीं बताया तीरथ सिंह रावत को क्यों हटाया, एक प्रश्न बताया कि आखिरकार जब प्रचंड बहुमत की सरकार है, 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, पहले 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, आज भी तैयारी है बदलने की, और इसके बीच में और इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार और 4 मंत्री के पद खाली है। जब मंत्रिमंडल की कुर्सियां नहीं भर पा रहे हैं आप, तो फिर काम कैसे होगा? जब आप ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि परिवहन मंत्री की मौत हो गई, परिवहन मंत्री की मौत के बाद आपने जो है किसी को फुल फ्लेज काम दिया नहीं, तो आपका काम देगा कौन? तो ये वो जो ड्रॉबैक्स है मैडम, ये बहुत सारी उपलब्धियां गिनाएंगे, बहुत सारे आंकड़े इनके पास होंगे कि हजारों करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन गई, हजारों करोड़ रुपए के जो है पुल बन गए, हजारों करोड़ रुपए के स्कूल बन गए। तो ये नहीं बता पा रहे हैं कि इन 24 साल में पहाड़ में पलायन क्यों हुआ, पहाड़ से आदमी क्यों भाग गया, विधानसभा की सीटें कम क्यों हो गई। अगला परिसीमन होगा तो पहाड़ पे सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है। सारे लोग आज अगर हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में जाने को मजबूर है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन 24 सालों में जो शासन रहा है, उस शासन का इतना बड़ा ड्रॉबैक है। अभी आप एक और उपलब्धि बता रहे थे कि हम उनकी सरकारों ने बड़ा काम किया। 4 जिलों की घोषणा की थी कौन जी आपने, 4 जिले बन गए आपके यहाँ वहीं पर था बड़कोट में। अब आप पूछिए कि 10-12 साल हो गए, वो 4 जिलों की फाइलें अपने ठंडे बस्ते में डाल दी। वो तमाम बातें आज होनी चाहिए कि भाई हमने इन 24 सालों के लिए जो पाया वो बहुत कम है, लेकिन जो आज काम करने की जरूरत है वो बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है, बहुत जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। और ये नहीं होना चाहिए कि उत्तराखंड का आदमी आज भी रिश्तरा पुल के पीछे खड़ा है और उसको आज विधानसभा सचिवालय में जाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और जो आंकड़ा पिछले साल का था, 1 साल के भीतर 24,000। चलिए वक्त की कमी है गजेंद्र रावत जी, जल्दी से कंक्लूड कीजिए। हाँ, उनको थानों में आपने खत्म कर दिया। इसका मतलब 24,000 लोगों पर झूठे मुकदमे आपने दर्ज कराए। ठीक है सत्यवीर जी, जल्दी से शॉर्ट में रखिएगा, अपनी बात। सत्यवीर जी वाइंड अप करना है मुझे।
वो कुल मिला के रीना जी इतना है कि मैंने जितने भी प्रगति के काम बताए, उत्तराखंड के उत्थान और समृद्धि के जितने भी मैंने काम बताए, उन्होंने एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा। दूसरा एक विषय में और बताना कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि एक सेकंड उन्होंने कहा 3 मुख्यमंत्री बदले। अगर 3 मुख्यमंत्री चौथा मुख्यमंत्री होता, कम से कम होमवर्क करके आइए कि 3 मुख्यमंत्री के बाद चौथा मुख्यमंत्री आता। और ये हमारे पार्टी का आंतरिक मामला, संवैधानिक मामला है, इसमें किसी प्रकार से चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 24 साल का उत्तराखंड क्या बदला और कितना बदला है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे कि कल पूरे 24 साल का उत्तराखंड हो जाएगा। लेकिन क्या आंदोलनकारियों ने जो सपना देखा था, जो सोच उन्होंने रखी थी, क्या वो साकार हो पाया है या फिर नहीं, ये समझने की कोशिश है। लेकिन वाकई में अभी भी लगातार कई सवाल बरकरार हैं। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड।